रतनपुर के राजा रतन सिंह की 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम शिवानी और छोटी बेटी का नाम मीनाक्षी था। राजा बहुत ही घमंडी था। उसे अपनी तारीफ सुनने में बहुत अच्छा लगता था। राजा की दोनों बेटियां बड़ी थी और उनके लिए अलग अलग राज्य से शादी के प्रस्ताव आते रहते थे। एक दिन पास वाले राज्य का दूत रतन सिंह के दरबार में आता है और कहता है, हमारे राजा विक्रम सिंह ने अपने राजकुमार संग्राम सिंह का रिश्ता आपकी बेटी राजकुमारी मीनाक्षी के लिए भेजा है। वो विक्रम सिंह इतना छोटा राजा, वो तो मेरे पैरों का धूल नहीं है। उसके बेटे से मैं अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करवाऊंगा। जाओ यहाँ से। राजा गुस्से से दूत को भगा देता है और शादी के प्रस्ताव को ठुकरा देता है। राजा बहुत घमंडी था। दूत के जाने के बाद राजा अपने मंत्री से कहता है, मंत्री, इस दूत की बातों से मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ, इसलिए मुझे कुछ ऐसी बातें बोलो जिससे मैं तुरंत खुश हो जाऊँ। महाराज की जय हो। आप कृपा निधान हैं। आप हमारे अन्नदाता हैं। आपकी तरह शक्तिशाली और सर्वगुण संपन्न यहाँ कोई दूसरा राजा नहीं है। कोई भी आपसे युद्ध करेगा तो वह मिट्टी में मिल जाएगा। आपके अंदर पूरे विश्व को अपने में शामिल करने का हिम्मत है। यहाँ मौजूद सभी राजा आपके सामने चींटी के समान हैं। अपनी झूठी तारीफ सुनकर राजा खुश हो जाता है। राजा के इस व्यवहार की वजह से कोई भी उसके सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। जैसे ही राजा दरबार में आता था तो उसके डर की वजह से सभी दरबारी हाथ जोड़कर सर झुकाकर खड़े हो जाते थे। अगले दिन हमेशा की तरह राजा अपनी दोनों बेटियों से 2 सवाल करता है। राजकुमारी शिवानी और राजकुमारी मीनाक्षी, मुझे बताओ, तुम दोनों में से मुझे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है और तुम दोनों किसका दिया हुआ खाती हो? पिताजी, मैं इस संसार में सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। आपके सामने संसार की सारी चीजें फीकी है। आप हमारे अन्नदाता हैं और यहाँ सब आपका दिया हुआ खाते हैं। पिताजी, मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। आप तो मेरे लिए भगवान हो। दूसरी बेटी मीनाक्षी बोलती है, पिताजी, मैं आपको नमक के समान प्यार करती हूँ। मतलब ये कि जैसे नमक के बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। इंसान सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन नमक नहीं छोड़ सकता है। वैसे ही मैं आपके सामने संसार के सारे सुख सुविधा छोड़ सकती हूँ लेकिन मैं आपका नहीं खाती हूँ। तुम मेरा नहीं खाती हो तो किसका खाती हो? ये मेरा राज्य है और यहाँ सब मेरा ही खाते हैं। मैं अपने भाग्य का खाती हूँ और यहाँ सब अपने भाग्य का खाते हैं। भगवान ने सबको बनाया है और भगवान ही भाग्य बनाते हैं। अपनी बेटी की ये बात सुनकर राजा आग बबूला हो जाता है। तुम्हारी नजरों में मेरी इतनी हैसियत है कि तुम मुझे नमक के समान प्यार करती हो। मेरे से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है यहाँ तक कि भगवान भी नहीं। मैं तुम्हारा भाग्य बिगाड़ने की हिम्मत रखता हूँ। देखता हूँ भगवान तुम्हारा भाग्य कैसे ठीक करता है। अब तुम मेरे मन से उतर गई हो। राजकुमारी मीनाक्षी घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने क्या ऐसी गलती की है जो राजा ने उसे इतने कटु वचन कहे। अपने पिता का ऐसा रूप देखकर राजकुमारी मीनाक्षी रोते हुए माफी मांगने लगती है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सच्चाई कही थी। मुझे नहीं पता था इस सच्चाई के बाद आप इस तरह का व्यवहार करेंगे। मूर्ख लड़की, चुप हो जाओ। अब तुम अपनी बातों से मुझे मूर्ख मत बनाओ। तुमने मेरी तुलना नमक से की है, इसलिए अब तुम्हें नमक रोटी खाना पड़ेगा। अब रोज नमक रोटी खाना और नमक के गुण गाना। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए ना। मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। तभी राजकुमारी शिवानी बीच में बोल पड़ती है, नहीं पिताजी, आप इसे कभी भी माफ मत करना। ये आपकी थोड़ी सी भी कदर नहीं करती है। इसने आपकी तुलना नमक जैसे तुच्छ चीज से की है। राजकुमारी शिवानी बचपन से ही राजकुमारी मीनाक्षी से बहुत जलती थी, क्योंकि राजकुमारी मीनाक्षी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे हर जगह होते रहते थे और राजकुमारी शिवानी की तरफ कोई देखता तक नहीं था। बड़ी बेटी के भड़काने के बाद राजा बोलता है, पहले तो मैंने सोचा था कि इस महल में तुम्हें रखकर नमक रोटी दूंगा, लेकिन तुम मेरे महल से बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता। नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलिए। तुम मेरे महल से बाहर निकल जाओ। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा भाग्य तुम्हें खाने के लिए कैसे देता है। राजा अपने मंत्री को बुलवाता है और कहता है, मंत्री, अब ये लड़की हमारे महल में नहीं रहेगी और तुम जाकर पूरे राज्य में ये खबर फैला दो कि इस लड़की को कोई भी खाने के लिए नहीं देगा और न ही अपने यहाँ रहने की जगह देगा। जिसने भी इस लड़की को खाना दिया मैं उसे फांसी पर चढ़वा दूंगा।
आपकी जैसी आज्ञा महाराज। मैं सभी को बोल दूंगा कि कोई भी राजकुमारी मीनाक्षी को खाना ना दे। इसे राजकुमारी मत बोलो, अब यह प्रजा की तरह एक आम इंसान है। उसके बाद मंत्री उसी वक्त प्रजा के बीच में जाता है और कहता है, सुनो सुनो सुनो, गाँव वालों ध्यान से सुनो। किसी ने भी मीनाक्षी को खाना दिया या अपने घर में ठहरने की जगह दी तो राजा उस व्यक्ति को फांसी पर चढ़वा देंगे। अगर किसी को भी अपनी जान प्यारी है तो ऐसा कभी मत करना। इस तरह गांव वालों में ये बात फैल जाती है। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी रोते हुए गांव वालों के बीच से जा रही होती है। गांव वाले मीनाक्षी को दया की दृष्टि से देख रहे थे। राजा ने अपनी बेटी के साथ ही ये क्या कर दिया। मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर सकती। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इस तरह गांव वाले मीनाक्षी की मदद ना करने के लिए मजबूर थे। राजकुमारी रोते हुए आगे बढ़ रही थी और थोड़ी देर बाद एक जंगल में पहुंच जाती है। एक गरीब इंसान लड़का जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे वो मीनाक्षी को देखता है और अपने मन में सोचता है, ये तो बहुत बेबस लग रही है। लगता है इन्हें भूख लगी है। मेरे पास तो खुद कुछ खाने को नहीं है, लेकिन मैं इन्हें एक फल तोड़कर दे देता हूँ। किसान लड़का एक फल तोड़ता है और मीनाक्षी को दे देता है। मीनाक्षी फल ले लेती है। आप कौन हो और क्यों रो रही हो? कपड़े से तो किसी राजघराने की लग रही हो। मैं यहाँ की राजा की छोटी बेटी हूँ, लेकिन मुझे मेरे पिताजी ने महल से बाहर निकाल दिया है और वो मुझे अपनी बेटी नहीं समझते हैं। मेरे पास कहीं भी रहने और खाने का इंतजाम नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ। अगर आप मेरे से शादी कर लोगी तो आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मीनाक्षी अपने मन में सोचती है, मैं तो अब एक आम इंसान हूँ, इसलिए इससे शादी कर लेती हूँ। ये खुद भी गरीब लग रहा है, लेकिन ये मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार है, इसलिए मुझे इसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। इतना सोचकर मीनाक्षी बोलती है, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, पहले तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं इस गांव में नहीं रहता हूँ, मैं साथ वाले गांव में रहता हूँ। मीनाक्षी उस लड़के के साथ उसके घर जाती है। उस लड़के का घर बहुत आलीशान था, जिसे देखकर मीनाक्षी हैरान रह जाती है। तुम तो एक गरीब किसान लग रहे हो, लेकिन तुम्हारा घर तो महलों की तरह आलीशान है। वो लड़का अपने कमरे में जाता है और अपने राजकुमार वाले वस्त्र पहनकर मीनाक्षी के सामने आता है। वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमार संग्राम सिंह है, जिसका रिश्ता मीनाक्षी के पिता रतन सिंह के पास आया था। संग्राम मीनाक्षी से कहता है, ये महल मेरा है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। फिर तुमने किसान का रूप धारण क्यों कर रखा था? मैं तुम्हारे राज्य में साधारण व्यक्ति का रूप लेकर आया था। तभी मैंने तुम्हारे राज्य के मंत्री की घोषणा सुन ली। मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी को हमारे विवाह का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। पिताजी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे अरे नहीं, तुम क्यों माफी मांग रही हो? अब कल ही हम दोनों विवाह कर लेंगे। अगले दिन मीनाक्षी और संग्राम शादी कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी शिवानी सोच रही थी, पिताजी तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, इन्हें इस राज्य की क्या जरूरत है। अब मैं ये राज्य अपने नाम करके पिताजी को महल से बाहर निकाल दूंगी। राजकुमारी शिवानी धोखे से अपने पिताजी से सब कुछ ले लेती है और उन्हें महल से बाहर निकाल देती है। रतन सिंह के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो महल से बाहर निकल जाता है। राजा रोते हुए बोलता है, मेरी छोटी बेटी मीनाक्षी ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मैं घमंड में सब भूल गया और उसे महल से बाहर निकाल दिया। मैं खुद को इतना बड़ा समझने लग गया था कि अपने आगे किसी की नहीं सुनता था। यहाँ तक कि मैं खुद को भगवान से बड़ा समझने लग गया था। मैंने मीनाक्षी के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया और ये सब मेरे उन्हीं कर्मों का नतीजा है। ये सब सोच सोच कर राजा इधर उधर घूम रहा था। तभी संग्राम का मंत्री राजा को इधर उधर भटकते हुए देख लेता है और मीनाक्षी को आकर बता देता है। मीनाक्षी अपने संग्राम को ये सारी बात बताती है और संग्राम सैनिकों को भेजकर रतन सिंह को अपने महल में बुलवा लेता है। राजा मीनाक्षी को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसे लग रहा था कि मीनाक्षी इधर उधर भटककर मर चुकी होगी, लेकिन वो तो इतने बड़े महल में ठाठ से रह रही है। ये सब देखकर राजा की आंखों से खुशी के आंसू निकल जाते हैं। मुझे माफ कर दो बेटी,
मुझे एहसास हो गया है कि असल में मुझे सबसे ज्यादा तुम ही प्यार करती थी। बाकी जो भी व्यक्ति मेरी तारीफ करता था सिर्फ मेरी डर की वजह से, और तुमने बिना डरे सच्चाई कही थी। मैंने सोचा था कि तुम्हें भटकता हुआ छोड़ दूंगा, लेकिन तुम तो इस महल में ठाठ से रह रही हो। वहीं दूसरी तरफ मेरी ही बड़ी बेटी ने मुझे महल से बाहर निकालकर भटकता हुआ छोड़ दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दो बेटी। इस तरह राजा रतन सिंह का घमंड टूट गया। मीनाक्षी अपने महल में अपने पिता को रख लेती है। इस तरह उस दिन से सब कुछ ठीक हो जाता है और सब खुशी से रहने लगते हैं। एक बार की बात है, सरोजनीपुर नाम के एक गांव में पार्वती नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। पार्वती ने कभी अपने माता पिता का चेहरा नहीं देखा था। बचपन में उसके माता पिता उसे कूड़े के ढेर में छोड़कर चले गए थे। किसी भले इंसान ने कुछ दिनों तक उसकी देखरेख की। उसके बाद उसने भी पवित्रा को यूं ही सड़कों पर छोड़ दिया। पवित्रा बचपन से ही कूड़े के ढेर में पली बढ़ी लड़की थी। बड़ी होने के बाद मेहनत करके उसने अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और उसी में रहने लगी। पवित्रा एक शोरूम में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी। वो अपना काम बहुत मन से करती थी। एक दिन शोरूम की मालकिन ने पवित्रा से कहा, पवित्रा, तुम जब से आई हो पूरा शोरूम हमेशा चमकता रहता है। तुम अपना काम बहुत अच्छे से करती हो। तुम एक काम करो, अब से तुम झाड़ू पोछा लगाने का काम छोड़ दो और यहीं पर डिलीवरी गर्ल की नौकरी कर लो। उसमें तुम्हें ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन, आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं। अभी तुम घर चली जाओ और कल से सामान को दुकानों तक पहुंचाने का काम करना। उसके बाद पवित्रा वापस घर आ जाती है। पवित्रा खुद बहुत गरीब थी, लेकिन फिर भी लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। वो अपने आसपास के सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करती रहती थी, फिर चाहे उसके लिए उसे खुद ही क्यों ना तकलीफ उठानी पड़े। अगले दिन सुबह सुबह पवित्रा अपने लिए लंच पैक करती है और उसे लेकर काम पर जाने लगती है। पवित्रा काम पर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा दिखती है। पवित्रा उस बूढ़ी अम्मा की हमेशा मदद किया करती थी, उन्हें कुछ न कुछ खाने के लिए देती रहती थी। आज भी वो बूढ़ी अम्मा बहुत भूखी थी। पवित्रा उनके पास जाती है और कहती है, अम्मा, मुझे पता है आपको भूख लगी है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। इतना कहकर पवित्रा उन अम्मा को अपना लंच बॉक्स दे देती है और आगे बढ़ जाती है। पवित्रा काम पर पहुँचती है और लगन से अपना काम करती है। वो शोरूम से सैंडल और गाउन छोटी मोटी दुकानों तक पहुँचाया करती थी। इस काम से वैसे तो वो काफी थक जाती थी, लेकिन उसे पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे थे। काम करके पवित्रा जब घर आने लगती है तो उसको रास्ते में एक लड़की दिखती है जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी। पवित्रा उस लड़की के पास जाती है और कहती है, क्या बात है, तुम इतना क्यों रो रही हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि है। मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहती हूँ। वो मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं बेसहारा हो गई हूँ। मेरे पास ना तो रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए खाना, और मेरे पिताजी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पवित्रा को अंजलि के बारे में जानकर बहुत बुरा लगता है। उसने अपना बचपन बहुत ही ज्यादा बेकार तरीके से बिताया था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि किसी का भी बचपन उसके नजरों के सामने खराब हो। वो अंजलि से कहती है, अंजलि, तुम बिल्कुल निराश मत हो। पास में ही मेरी एक झोपड़ी है, मैं उसी में रहती हूँ। तुम मेरे साथ चलो और जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम वहाँ रहना। अंजलि पवित्रा का धन्यवाद करती है और उसके साथ उसके घर तक जाने लगती है। घर पहुंचने के बाद पवित्रा अंजलि को खाने के लिए खाना देती है। पेट भर खाना खाने के बाद अंजलि कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने मेरी मदद की। मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है, क्या मैं सो जाऊं? अरे हाँ हाँ, इसमें भी भला कोई पूछने की बात है। तुम खाट पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाऊंगी। पवित्रा अंजलि को खाट पर सुला देती है और खुद जमीन पर सो जाती है। पवित्रा पवित्र मन से अंजलि की सेवा कर रही थी, लेकिन अंजलि एक बहुत ही चतुर और चालाक लड़की थी। पवित्रा रात को सो जाती है,
लेकिन अंजलि को नींद नहीं आती। वो मन ही मन सोचती है, ये कितनी बेवकूफ लड़की है। इसे मैंने जो कहा इसने मान लिया। इसने मेरे बारे में कुछ जानने की कोशिश भी नहीं की। इसे क्या पता मैं एक बड़ी दुकान से चोरी करके भागी हूँ और इसने मुझे अपने घर में छुपने की जगह दी है। मेरा क्या है, कुछ दिन तक यहाँ रहूंगी और इस गरीब के घर में जो भी कुछ मिलेगा इसे भी चुरा कर भाग जाऊंगी। कौन सा मेरा इस दुनिया में कोई है। ये सब सोचकर अंजलि सो जाती है। अगले दिन पवित्रा काम पर चली जाती है और इधर अंजलि पवित्रा के पूरे घर की छानबीन करने लगती है, लेकिन उसे पवित्रा के घर में कुछ नहीं मिलता। ओहो, मैं भी कितनी गरीब लड़की के घर में आ गई हूँ। इसके घर में तो खुद ही कुछ नहीं है। दूसरी तरफ पवित्रा अपना सामान दुकानों में डिलीवर कर रही थी। जब पवित्रा अपना सारा काम खत्म कर लेती है तो मालकिन पवित्रा के पास आती है और कहती है, पवित्रा, कल सुबह 6 बजे एक दुकान में डिलीवरी करने देनी है और तुम्हें पता है हमारा शोरूम 10 बजे खुलता है और मैं उस डिलीवरी को रोक भी नहीं सकती क्योंकि वो एक बहुत बड़ी डिलीवरी है। तुम एक काम करो, तुम ये 5 गाउन और 5 सैंडल अपने घर ले जाओ और कल सुबह 6 बजे उस दुकान पर पहुंचा देना। लेकिन पवित्रा, इन गाउन और सैंडल का बहुत ध्यान रखना क्योंकि इतने से सामान की कीमत पूरे 5 लाख रुपए से भी ज्यादा है। आप बेफिक्र रहिए मैडम, मैं इन सभी गाउन और सैंडल को बहुत संभाल कर रखूंगी और कल सुबह इन्हें डिलीवर कर दूंगी। इतना कहकर पवित्रा वो सारे गाउन और सैंडल लेकर घर आ जाती है। अंजलि पवित्रा के हाथ में इतना कीमती गाउन और सैंडल देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, अरे दीदी, आपके हाथ में इतना कीमती गाउन और सैंडल कहाँ से आए? ये तो दिखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाँ अंजलि, ये दिखने में जितने खूबसूरत है इनके दाम भी उतने ही ज्यादा है। तुम्हें पता है सिर्फ इतना सा सामान 5 लाख रुपए का है। 5 लाख सुनकर अंजलि की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। क्या 5 लाख? ये तो बहुत बड़ी कीमत है। हाँ, मुझे इन सामानों को कल सुबह 6 बजे दुकान पर डिलीवर करना है। पवित्रा की बात सुनकर अंजलि मन ही मन सोचती है, मैं इतने महंगे गाउन और सैंडल को आज रात ही चुरा कर ले जाऊंगी और इन्हें किसी दुकान में बेचकर लखपति बन जाऊंगी। ऐसा सोचकर अंजलि पवित्रा से कहती है, दीदी बहुत भूख लगी है और नींद भी आ रही है, कुछ खाने को दे दो ना, फिर मुझे सोना है। हाँ अंजलि, क्यों नहीं। पवित्रा अंजलि को खाने के लिए खाना देती है और खुद भी खा लेती है। खाना खाकर दोनों सो जाते हैं। आधी रात को जब पवित्रा गहरी नींद में सो रही थी तब अंजलि उठती है और चुपके से वो सभी गाउन और सैंडल चुराकर वहाँ से भाग जाती है। सुबह 5 बजे जब पवित्रा की आँख खुलती है तो वो देखती है अंजलि खाट पर नहीं है। अरे, ये अंजलि इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? शायद बाहर टहलने गई होगी। मैं फटाफट तैयार होकर गाउन और सैंडल डिलीवर कर आती हूँ। ऐसा सोचने के बाद पवित्रा की नजर वहाँ जाती है जहाँ उसने गाउन रखा था, लेकिन वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। पवित्रा पूरे घर में ढूंढती है लेकिन उसे गाउन और सैंडल कहीं नहीं दिखता। उसे समझते देर नहीं लगती कि उसके गाउन और सैंडल चोरी हो गए हैं और उन्हें चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि अंजलि है। पवित्रा खुद से ही कहती है, मुझे अंजलि से ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने जिस थाली में खाया उसे मैं छेद किया। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं हमेशा लोगों की मदद करती हूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ ही ना जाने क्यों ऐसा होता है। अब मैं क्या करूँगी? इतनी महंगी रकम कैसे चुकाऊंगी? अब मुझे मालकिन को 5 लाख मुआवजा भी देना पड़ेगा और वो मुझे नौकरी से भी निकाल देगी। अब मैं क्या करूँ? ऐसा कहते हुए पवित्रा अपने घर के बाहर सर पकड़कर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर आसमान से एक परी आती है और कहती है, क्या बात है पवित्रा, तुम उदास क्यों बैठी हो? आप कौन है? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं परी लोग की रानी परी हूँ। तुम हमेशा लोगों की मदद करती हो। मैंने देखा आज तुम्हें मदद की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बताओ क्या परेशानी है? पवित्रा परी को सारी बात बताती है। सारी बात जानकर परी कहती है, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम चिंता मत करो और मेरे साथ चलो। परी पवित्रा को अपने साथ बादलों में ले जाती है और कहती है, देखो यहाँ पर एक जादुई गाउन का घर है और एक जादुई सैंडल का घर है। इन दोनों में से एक घर तुम्हारी मदद करेगा। मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है, अब आगे का कार्य तुम्हें खुद करना होगा। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। एक जादुई गाउन और एक जादुई सैंडल का घर दिखता है।
पवित्रा के वहाँ पहुँचते ही जादुई गाउन का घर कहती है, सुनो पवित्रा, मेरे घर के अंदर बहुत सारी धन दौलत है। इतने सारे धन दौलत से तुम रातों रात करोड़पति बन जाओगी। तभी जादुई सैंडल के घर में से आवाज आती है, पवित्रा, मेरे घर के अंदर कोई धन दौलत नहीं है, लेकिन 5 कीमती गाउन और 5 कीमती सैंडल है। तुम इन्हें लेकर दुकान पर डिलीवर कर सकती हो और अपना जीवन साधारण तरीके से व्यतीत कर सकती हो। पवित्रा का ये फैसला सुनने के बाद जादुई गाउन का घर वहाँ से गायब हो जाती है। फिर पवित्रा जादुई सैंडल के घर में जाती है और कीमती गाउन और सैंडल को लेकर वापस आ जाती है और जादुई सैंडल के घर को धन्यवाद कहकर वापस अपने घर आ जाती है। भला हो परी का, जिन्होंने मेरी मदद की। अब मैं फटाफट इन गाउन और सैंडल को दुकान पर डिलीवर करके आती हूँ। पवित्रा गाउन को और सैंडल को डिलीवर करके वापस आ रही होती है कि तभी उसे रास्ते में अंजलि दिखती है। अंजलि पवित्रा को देखकर उसके पास आकर उससे माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपके गाउन और सैंडल को चुरा लिया था, लेकिन जब मैं उन्हें चुरा कर भाग रही थी तो कुछ गुंडों ने वो मुझसे छीन लिया। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे पुलिस के हवाले मत करना। तुम इतने दिनों तक मेरे साथ रही हो, इसलिए मैं तुम्हें छोटी बहन की तरह मानती हूँ, लेकिन तुम्हारी गलती माफ करने लायक बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट तो नहीं करूँगी, लेकिन आज के बाद तुम मेरे घर में नहीं रहोगी। इसके बाद अंजलि वहाँ से चली जाती है और पवित्रा मालकिन से जाकर मिलती है। मालकिन पवित्रा की खूब तारीफ करती है। अब तो पवित्रा मालकिन की फेवरेट हो गई थी। धीरे धीरे मालकिन पवित्रा की पगार बढ़ाती रहती है, जिससे कि पवित्रा अपना एक पक्का मकान बना लेती है और उसी में अपना जीवन साधारण तरीके से खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।